तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फाइनेंशियल का। सो इसको ध्यान से पढ़िएगा, और बहुत ही आसान टॉपिक है। एंड पर हम इसके बस हमें 2 टी अकाउंट्स चाहिए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस उस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, उन टी अकाउंट्स पर। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? पहले तो इस बात को समझे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, हर कंपनी का ना एक बैंक अकाउंट होता है। अब उस बैंक अकाउंट को एक तो बैंक मैनेज कर रहा होता है अपने पास। बैंक के पास आपका बैंक अकाउंट है, बैंक आपके अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन इन आउट सब देख रहा है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कंपनी खुद भी चाहती है कि मेरे पास भी रिकॉर्ड्स पड़े हों, मेरे बैंक के मेरे पास भी रिकॉर्ड्स पड़े हों, ठीक है। तो उन रिकॉर्ड्स को मैं भी देखूंगा, मेरे पास जो पैसा मैं अपने रिकॉर्ड्स में शो करवा रही हूँ, कंपनी के पास जो रिकॉर्ड्स होंगे आपके बैंक के। अकाउंट एक ही है, एक बैंक मैनेजर कर रहा है, दूसरी कंपनी मैनेज कर रही है, ठीक है। दोनों लोग एक ही अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। अब एट द एंड ऑफ मंथ होता क्या है कि कंपनी बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाती है और देखती है कि क्या उस बैंक स्टेटमेंट पर जो बैलेंस लिखा हुआ है हमारे बैंक लेजर में, जो हम लेजर बना रहे हैं बैंक का, क्या उसमें भी वो बैलेंस सेम है। दोबारा, कंपनी के पास एक बैंक अकाउंट है जो कि उसका बैंक मैनेज कर रहा है। कंपनी चाहती है कि हाँ यार, मैं भी तो वो अकाउंट में देखूं उस अकाउंट में हो क्या रहा है। कंपनी अपने पास भी एक लेजर बना लेती है। अब उस लेजर से कंपनी देखती रहती है कि महीने में ये ट्रांजेक्शन हुई, सारी ट्रांजेक्शन कंपनी भी रिकॉर्ड करती है, बैंक भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाई जाती है और देखा जाता है क्या उस बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस लिखा है कंपनी के बैंक लेजर पे वो बैलेंस सेम है, ठीक है। जो लेजर कंपनी ने बनाया हुआ है क्या उस पर वो बैलेंस सेम है? अगर तो सेम है तो ठीक है, अगर नहीं सेम तो क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं BRS, ठीक है। उसके जरिए हम उन दोनों के बैलेंसेस को बराबर करते हैं। कुछ गलतियां होती हैं जो बैंक स्टेटमेंट में हुई होती हैं, कुछ मसले होते हैं जो कैश बुक में हुए होते हैं। अच्छा, बैंक लेजर और कैश बुक एक ही बात है, जब मैं बैंक लेजर कहूँ या कैश बुक कहूँ एक ही बात है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में होती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बैंक लेजर या कैश बुक में होती हैं जो कंपनी खुद बना रही है, ठीक है। ऐसा होता है, कुछ ट्रांजेक्शन कंपनी ने नहीं लिखी होती, कुछ ट्रांजेक्शन बैंक ने नहीं लिखी होती, ठीक है। तो दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है। अच्छा, रीडिंग करते हैं। पर्पस, A bank reconciliation is a reconciliation between a bank reconciliation is the reconciliation between bank statement balance and the balance on the bank ledger या कैश बुक। अब ये बैंक लेजर कौन बनाता है? कंपनी बनाती है, या कैश बुक जिसे हम बोलते हैं या कंपनी बनाती है, और बैंक स्टेटमेंट तो आपके बैंक के पास होती है। द बैंक बैलेंस रिपोर्टेड इन द बिजनेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड शुड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ कैश इन द बैंक अकाउंट। जो बिजनेस के पास, जो बिजनेस ने अपने पास लेजर बनाया हुआ है, उसमें वो अमाउंट आपके बैंक में जो अमाउंट पड़ी है उसके साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है, इनलाइन होनी चाहिए। द बैंक कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन और आउट। बैंक अपने पास रिकॉर्ड रखता है जो ट्रांजेक्शन जो करता है, जो आती हैं जो जाती हैं, ठीक है। ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उसकी इंफॉर्मेशन ऑन दीज ट्रांजेक्शन इज सेंड टू बिजनेस थ्रू अ बैंक स्टेटमेंट। एट द एंड ऑफ मंथ क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट के जरिए जो बिजनेस है उसको बैंक एक बैंक स्टेटमेंट देता है कि आपके ट्रांजेक्शन, आपके पूरे महीने में ये ट्रांजेक्शन हुई है, और कैन बी असेस थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, या आप इंटरनेट के थ्रू उसको असेस कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके होते हैं। आपके पास आजकल ऐप्स आ गई हैं, ऐप से आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हो, उसको अपने कैश बुक के साथ मैच कर लेते हो, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको फिर एडजस्ट कर लिया जाता है। अच्छा जी, द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट मे डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस इन द बैंक लेजर। यही तो प्रॉब्लम है, बीआरएस बन क्यों रहा है? इसी वजह से बन रहा है कि आपके बैंक का बैलेंस आपने जो लेजर बनाया हुआ है उसके साथ मैच नहीं कर रहा। इन सच केसेस अ बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर टू हाईलाइट द डिफरेंस एंड कैलकुलेट द करेक्ट बैलेंस। इस मामले पर फिर हम क्या करते हैं, हम बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू आपकी जो गलतियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। और हमारा मकसद क्या होता है कि बैंक का बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस शो हो रहा है और जो हमारे पास लेजर शो हो रहा है, इन दोनों के बैलेंस को बराबर करना है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मकसद सिर्फ यही है कि बैंक का बैलेंस और लेजर का बैलेंस दोनों को बराबर करना है। अब आपके पास बैंक लेजर एंड बैंक स्टेटमेंट दो चीजें हैं। बैंक लेजर जो होता है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है,
यानी कि कंपनी खुद प्रिपेयर करती है, बैंक लेजर या इसे कैश बुक बोलते हैं, तो ये कंपनी खुद प्रिपेयर करती है। और जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि ये बैंक आपको भिजवाता है। दोनों के बैलेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इंटरनल डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया गया है उसका बैलेंस एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट यानी कि बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा होता। हमारा काम क्या है, बीआरएस बना के इन दोनों को बैलेंस करना, इन दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो बराबर करना है। ये है हमारा टोटल बीआरएस का मकसद कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक या बैंक लेजर दोनों के बैलेंस को बराबर करना है। अच्छा, अब हमने कहा ये इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इनके किसी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस की वजह क्या है? डिफरेंस की वजह है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग गलत होती है। देखो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जैसे कि अगर आप कभी आपने किसी दूसरे बैंक का चेक अपने बैंक में जमा करवाया हो, जैसे हम कहते हैं कि आपने मेजान का चेक यूबीएल में जमा करवा दिया। अब उसको क्लियर होने में ना बैंक को अमाउंट ठीक है, हर चीज ठीक है, वो बैंक का जो प्रोसेस है उसको 3 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में पैसे आने में। आपने चेक आज जाके दे दिया, 3 दिन 72 आवर्स लगते हैं आपके अकाउंट में पैसे आने में। ठीक है, तो इस ये टाइमिंग डिफरेंस होता है। फर्ज करो आज है 29, आज है 29 जनवरी। ठीक है, आज आप बैंक गए, बैंक ने जाके आपने कैश वो चेक दे दिया। अच्छा, उस चेक को क्लियर करते करते 3 दिन लग गए, 30, 31 यकम आ गई, या करो 2 पे आ गए, 2 फेब आ गई। बैंक में पैसे कब आए? 2 फेब में। लेकिन जब वो बंदा, जिस बंदे ने आपको चेक दिया होगा, वो आपके पास चेक कब दे गया? जनवरी में। मंथ एंड हो गया 31 जनवरी पे, मंथ एंड हो गया 31 जनवरी पे। बंदा आपको चेक कब दे गया? 29 जनवरी पे, 29 जनवरी पे। और चेक क्लियर आपके अकाउंट में पैसे कब आए? फेब में। अब आपके बैंक लेजर में क्या हो रहा होगा? आपके बैंक लेजर में शो हो रहा होगा कि आपके पैसे 29 जनवरी को आए। जैसे जैसे ही बंदा आपको पैसे चेक दे के गया है, आपने फौरन अपनी कैश बुक में लिख लिया होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक वो चेक बैंक नहीं गया। जैसे आप बैंक गए, बैंक को क्लियर होने में 3 दिन लगे, बैंक में क्लियर हुआ, यानी कि बैंक में अमाउंट आई फेब में। अब प्रॉब्लम क्या है? आपके लेजर में शो हो रहा है कि 29 को पैसे आए हैं, आपके बैंक में शो हो रहा है कि आपके 2 फेब को पैसे आए हैं। ठीक है, इस डिफरेंस को हमें क्लियर करना है। इसी को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस, कि बैंक में जो अमाउंट होती है या चेकबुक में कोई जो अमाउंट, कैश बुक में जो अमाउंट होती है वो बराबर तो होती है, वो ठीक होती है, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि कोई पहले रिकॉर्ड हुई होती है, कोई बाद में रिकॉर्ड हुई है। बस इन्हीं एडजस्टमेंट को हमें ठीक करना है। तो पढ़ते हैं। A timing difference in the bank reconciliation statement arises when a transaction is recorded at different time in the cash book and the bank statement. Different time पे रिकॉर्ड होगा ना, कैश बुक में आपके रिकॉर्ड हुआ 29 को, बैंक में रिकॉर्ड हुआ होगा, बैंक में रिकॉर्ड शो होगा 2 को पैसे आए हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग डिफरेंस होता है। इट मीन्स बोथ ट्रांजेक्शन, बोथ रिकॉर्ड्स आर करेक्ट, रिकॉर्ड करेक्ट है, द डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। मसला किस में आ रहा है? कि टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग में मसला आ रहा है कि टाइम कभी यहां पर पहले हो जाती है ट्रांजेक्शन, कभी बैंक में पहले ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो इन दोनों को इनलाइन करना है हमें। वाई इट अकर्स, ये टाइमिंग डिफरेंस क्यों आ रहा है? द बिजनेस रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैपन। बिजनेस ने तभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली होती है, जैसी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे ये चेक आया, चेक उसी टाइम बिजनेस ने रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि अभी बैंक नहीं गया, वो बैंक शायद 4 दिन बाद, हफ्ते बाद गया हो, बट बिजनेस ने उसी टाइम रिकॉर्ड कर लिया। और द बैंक में रिकॉर्ड इट फ्यू डेज लेटर। अब चेक बिजनेस ने 29 को रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक रिकॉर्ड उसको कर रहा है 2 फेब को, क्योंकि बैंक में तो पैसे ही 2 फेब को आए हैं। तो यही है जी आपका टाइमिंग डिफरेंस। इसी टाइमिंग डिफरेंस को खत्म करके हमें इन क्लोजिंग बैलेंसेस को बराबर करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कुछ आइटम्स ऐसी पढ़ेंगे। हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक आपके पास होता है कैश बुक, एक आपके पास होती है कैश बुक जिसे हम बोलते हैं बैंक लेजर, और दूसरी होती है आपके पास बैंक स्टेटमेंट। अब बीआरएस बनाने का तरीका क्या है? आपको इस तरह 2 अकाउंट्स बना लेने हैं, एक बैंक लेजर अकाउंट और एक बैंक स्टेटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। अब इन दोनों में एडजस्टमेंट्स करनी है। अब एक बात याद रखो, बैंक हमेशा आपसे उल्टा सोचता है, बैंक हमेशा आपसे उल्टा सोचता है। जैसे आप कहते हो कि आपके पास पैसे आए, आप डेबिट कर लोगे कैश, आपके पास कैश आया, आप डेबिट कर लोगे 1000 रुपए मेरे पास आ गया, बट बैंक क्या उसे रिकॉर्ड करता है? बैंक रिकॉर्ड करता है जी कैश क्रेडिट 1000 रुपए। क्यों? ऐसा क्यों है? बैंक उल्टा क्यों सोचता है? याद करो थोड़ा सा, आपके पास बैंक अकाउंट होगा, किस हर बंदे के पास आजकल बैंक अकाउंट है,
तो आपको जब भी पैसे आते हैं तो मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, क्योंकि बैंक उसको रिकॉर्ड करता है एज अ लाइबिलिटी, बैंक अपने ऊपर एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है कि मैंने आपके पैसे देने हैं, ठीक है, बैंक अपने आप पर एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है। जब भी आपके बैंक में पैसे आते हैं ना, तो बैंक क्या करता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो क्रेडिट हुए। हालांकि आप तो उसको नॉर्मली तो आप उसको ट्रीट यही करते हो ना, आप डेबिट करते हो पैसे जब भी आपके पास आते हैं, ठीक है, लेकिन बैंक उसको क्या करता है, क्रेडिट करता है। इसी तरह अगर आपने बैंक से लिया हो ओवरड्राफ्ट, अगर फर्ज करो आपने बैंक से लिया हुआ है ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, आपका क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस जो होगा ओवरड्राफ्ट में, आप लिखोगे कैश मेरे पास जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 1000 रुपए का। हालांकि बैंक क्या शो कर रहा होगा, बैंक शो कर रहा होगा 1000 रुपए का जी डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक और कैश बुक और बैंक लेजर दोनों एक दूसरे के उलट सोचते हैं, ठीक है। अगर आप कैश बुक में सोचते हो कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो आप डेबिट करते हो कैश बुक में, लेकिन बैंक उसको क्रेडिट करता है। इसी तरह अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, बिजनेस के पास ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है ना, तो आपका बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, तो बैंक में शो हो रहा होगा कि आपका बैलेंस डेबिट बैलेंस है, जबकि कैश बुक में शो हो रहा होगा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। बस आपने ये सोचना है, जो हम कैश बुक में सोचते हैं बैंक हमसे उल्टा सोचता है, ठीक है। तो चीजें पढ़ते हैं। अब गलतियां क्या होंगी, बैंक लेजर में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ बैंक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, देन फिर काफी सारे सवाल करेंगे, तो आई होप सो ये क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। अच्छा जी, आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट, ऐसी चीजें जो कि कैश बुक में तो हैं, एक मिनट, आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन, उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, ऐसी चीजें, आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन, आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कैश बुक। देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही हैं, बट आपकी कैश बुक में या बैंक लेजर में शो नहीं हो रही। ऐसी चीजें जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही हैं, ये आई हुई हैं, ये हुई हैं, ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, बट वो कैश बुक में शो नहीं हो रही। अब इसकी एडजस्टमेंट कहां पे होगी, बैंक में या कैश बुक में? सर कैश बुक में। बैंक में या कैश बुक में? कैश बुक में। क्यों? देखो बैंक में तो पहले ही ट्रांजेक्शन शो हो रही है, बैंक से ही तो हमें पता चला कि आपकी ये ट्रांजैक्शन मिसिंग है, ये आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई, इसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो कि बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही होती हैं बट कैश बुक में शो नहीं हो रही होती, तो हमें उसकी एडजस्टमेंट कहां पे करनी है, कैश बुक में, ठीक है। तो पढ़ते हैं कैसी कौन कौन सी चीजें जो जो कि बैंक में शो हो रही होती हैं बट कैश बुक में शो नहीं हो रही होती। अब पहली चीज है उनमें आपके बैंक चार्जेस। देखो बिजनेस के पास हजारों करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, तो ये 10 20 30 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की जो कैश बुक एटीएम से चार्जेस लगते हैं, या क्या कहते हैं आपके कोई ट्रांजैक्शन फीस लगती है, जैसे 50,000 से ट्रांसफर ज्यादा करें तो उस पर फीस लगती है 1 रुपए 1000 के हिसाब से। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन इसको बैंक रिकॉर्ड कर रहा होता है। बैंक में ये बैंक चार्जेस के नेम से शो हो रहे होते हैं। इसमें कौन सी चीजें नॉर्मली आती है, मंथली एसएमएस चार्जेस आ गए, आपके एटीएम फीस आ गई, या ईयर एंड चार्जेस आ गए। तो ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन जहां पर लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती है, वहां पे 1000 2000 की ट्रांजेक्शन जो वो बिजनेस रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, ठीक है। और बिजनेस को मोस्टली पता भी नहीं होता ये बैंक एसएमएस चार्जेस कब कट रहे हैं, मोस्टली नॉर्मली फर्स्ट को कटते हैं, 5 को, 3 को, तो ये इसका पता नहीं होता, तो इस वजह से इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की जाती। और जब ये बैंक स्टेटमेंट आती है तो इसकी एडजस्टमेंट कर ली जाती है, ठीक है। तो बैंक चार्जेस कहां पर एडजस्ट होते हैं, आपकी कैश बुक में। अब बैंक चार्जेस हैं क्या, बैंक चार्जेस एक डिडक्शन है, आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं, बैंक चार्जेस एक डिडक्शन है, और ये बैंक में शो हो रही है, कैश बुक में शो नहीं हो रही। तो जरा बताओ ये कैश बुक में कहां पर शो होगी, एक डिडक्शन है, तो कैश बुक में जो आपके बैंक चार्जेस आपके क्रेडिट साइड पर शो होंगे, बैंक चार्जेस आपकी क्रेडिट साइड पे शो होंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट में आपकी डिडक्शन शो होती है, तो हमें कैश बुक में भी डिडक्शन दिखानी है। अच्छा बैंक में ये डिडक्शन कहाँ पे हुई होगी, डेबिट साइड पे, बट लेकिन हमारा वो मैटर नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि बैंक लेजर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ठीक है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं, पहली चीज होगी बैंक चार्जेस, दूसरी होती है स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखो बिजनेस कभी कभार ना कुछ चैरिटी पेमेंट्स कर रहा होता है, या अपने एम्प्लॉयज को फिक्स चार्जेस दे रहा होता है, जैसे मंथली हर मंथ के एंड पर उन्हें मोबाइल बैलेंस देना, अपने डायरेक्टर्स को कुछ खाने पीने की चीजें, जो राशन वगैरह आजकल तो ये भी सब चलता है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर इस काम के लिए यूज होता है।
अब स्टैंडिंग ऑर्डर में होता क्या है कि बिजनेस अपने बैंक को बताता है कि भाई हर महीने आपने मेरे बिहाफ पर इतनी चैरिटी करनी है, इस तारीख को इतनी चैरिटी कर देनी है, या हर महीने जैसे ही यकम तारीख होगी आपने यकम तारीख को क्या करना है, हर एम्प्लॉय, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट आपके पास खुले हुए हैं सबके अकाउंट में आपने पैसे डाल देने हैं, ठीक है, इतने इतने पैसे डाल देने हैं और ये उनके एसएमएस या मोबाइल चार्जेस होंगे, ठीक है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइमिंग। आपके पास अमाउंट और टाइम दोनों फिक्स होते हैं, आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर्स में आपके पास अमाउंट और टाइम दोनों फिक्स होते हैं, ठीक है जी। देन आता है आपके पास डायरेक्ट डेबिट। अब ये डायरेक्ट डेबिट क्या है, देखो ये भी एक किस्म का आपके पास, जिस तरह आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इसी तरह आपके पास एक डायरेक्ट डेबिट भी होता है। ऑलमोस्ट काम इसका भी सेम यही है, बट ये डायरेक्ट डेबिट्स नॉर्मली जो यूज होते हैं ये सप्लायर पेमेंट्स के लिए यूज होते हैं। देखो आपके पास कोई परमानेंट सप्लायर होता है, आपका कंपनी के पास कोई ना कोई उसके पास परमानेंट उसका सप्लायर है। अब परमानेंट सप्लायर है तो उसके साथ आपके बहुत लंबे अरसे से ताल्लुकात चलते आ रहे हैं, तब आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। आप अपने बैंक में जाते हो और कहते हो कि यार ये, आप उसका कोई निशानी दे देते हो कि अगर ये बंदा आए ना, ठीक है, तो इस बंदे को ये जब भी आए ये कोड बताएगा, इस तरह का कोई सीन होगा, कोड बताएगा और आपने इसको पैसे दे देने, ठीक है। इस पॉइंट पर आपके जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स डायरेक्ट डेबिट होते हैं इसमें अमाउंट वेरिएबल होती है, फिक्स भी हो सकती है बट नॉर्मली वेरिएबल होती है, और टाइम भी वेरिएबल होता है, क्योंकि आप बैंक को बताते नहीं हो कि ये बंदा कब आएगा, आप बैंक को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि ये बंदा जब भी आएगा ना आपने इसको पैसे दे देने हैं। तो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ये भी आपकी पेमेंट है, ये डायरेक्ट डेबिट है ये भी आपकी पेमेंट्स है, ये भी आपका खर्चा है, तो ये पेमेंट्स आपके अकाउंट से कटती हैं। तो अगर ये बैंक में शो हो रही होती हैं तो हमें इसको एडजस्ट दूसरी साइड पे एडजस्ट करना है बैंक लेजर में, तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। ये भी क्रेडिट हो जाएगा आपकी कैश बुक में से, और डायरेक्ट डेबिट ये भी आपकी बुक्स में से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बैंक में शो हो रही हैं तो इसकी एडजस्टमेंट हमें कैश बुक में करनी है, बैंक में तो शो हो ही रही है पहले। अच्छा, देन आपके पास आती है डिसऑनर चेक रिसीव, या जिसे आप कहते हो बाउंस चेक, डिसऑनर चेक रिसीव्ड। अब डिसऑनर चेक रिसीव क्या होता है, देखो फर्स्ट बिजनेस सेल्स कर रहा होता है तो कुछ कस्टमर्स को उधार पर हम सेल करते हैं, और जब वो कस्टमर जब हमें आके पेमेंट करते हैं, वो कस्टमर जब हमें आके पेमेंट करते हैं वो हमें चेक दे जाते हैं। अब मुझे वो चेक दे गया, मैंने क्या किया, मैं उसको बैंक लेके गया, बट उसी दिन नहीं 2 दिन के बाद मैं बैंक लेके गया, ठीक है, मैंने बैंक में जाके जमा करवा दिया। बैंक से कॉल आ गई 1 दिन के बाद कि भाई आपका चेक बाउंस हो गया, आप ये जो चेक दे के गए हो ये पैसे इस अकाउंट में है नहीं, या इस पर सिग्नेचर गलत हुई या डेट गलत लिखी, कुछ भी मसला हो गया, ठीक है, आपका चेक बाउंस हो गया। कस्टमर आया, कस्टमर ने आपको आके चेक दिया, आपने क्या किया होगा, आपने फौरन अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी कि पैसे आ गए, ठीक है, आपने कैश बुक में डेबिट कर लिया होगा पैसे आ गए, ठीक है। लेकिन जब आप बैंक लेके गए तो बैंक से चेक बाउंस होकर वापस आ गया। अब आप क्या करोगे, वो चेक कस्टमर को वापस कर दोगे कि भाई इस अकाउंट में पैसे नहीं है, पैसे कहीं और से लेके आ, ठीक है, इस अकाउंट में पैसे नहीं है तेरे, या इसमें ये मसला है, ये क्लियर करवाओ। अब डिसऑनर चेक रिसीव का हमने करना क्या है, जब कस्टमर ने आपको आके चेक दिया, जब कस्टमर ने आपको आके चेक दिया तो उस टाइम क्या था, आपने अपनी कैश बुक में डेबिट एंट्री कर ली होगी कि मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन वो एक्चुअल में बैंक में तो पैसे गए नहीं, ठीक है। तो अब वो चेक भी हमने वापस कर दिया है, तो उसका क्या करें, हम अब उस एंट्री को रिमूव करेंगे। रिमूव किस तरह करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे, डिसऑनर चेक रिसीव को हम अपनी बुक्स में से क्रेडिट कर देंगे। तो आओ, डिसऑनर चेक रिसीव ये भी आपकी बुक्स में से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। क्यों क्रेडिट होगा, कस्टमर आया उसने आपको चेक दिया, वो चेक आपने अपनी जल्दी जल्दी बुक्स में एंट्री कर ली होगी डेबिट साइड पे, लेकिन जब वो बैंक गया वो बैंक से तो चला ही नहीं, बैंक में तो पैसे आए नहीं और चेक भी वापस कर दिया। अब वापस कर दिया तो इस एंट्री को खत्म भी तो करना है, ठीक है। तो बिजनेस में एंट्री खत्म करने का एक तरीका क्या होता है, उसके उलट एंट्री कर दो, डेबिट साइड पे एंट्री हुई थी क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दो, ठीक है। डिसऑनर चेक रिसीव आप क्रेडिट कर दोगे अपने, इस वजह से डिसऑनर चेक रिसीव को क्रेडिट किया जाता है। देन आपके पास आते हैं जी डिसऑनर चेक इशूड। ये भी इसी तरह का सीन है, थोड़ा सीन समझना क्या हुआ है। देखो जैसे कस्टमर हमसे उधार लेके जाता है, हम भी अपने सप्लायर से उधार ले रहे होते हैं,
तो मैंने अपने सुप्लायर के मैं गया अपने सुप्लायर के पास, जब मुझे उसको पैसे देने हैं तो मैंने उसको चेक दे दिया। बिजनेस गया सुप्लायर के पास, सुप्लायर को जाके चेक दे दिया। सुप्लायर ने क्या किया, चेक बैंक में भेज दिया। अच्छा, अब देखो जैसे ही बिजनेस ने सुप्लायर को चेक दिया, बिजनेस ने क्या किया होगा, अपनी बुक्स में ना पैसे क्रेडिट कर दिए, कैश बुक में से पैसे निकाल दिए होंगे। ठीक है, कैश बुक में से पैसे निकाल दिए होंगे फौरन, जैसे ही हमने अभी पढ़ा ना कि बिजनेस तब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जैसे होती है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रांजेक्शन, जैसे ही आपने चेक लिखा और सुप्लायर को भिजवाया, ठीक है, आपने अपनी बुक्स में से पैसे निकाल दिए होंगे, क्रेडिट कर दिए होंगे। लेकिन जब वो सुप्लायर के पास गया, सुप्लायर 2 दिन के बाद बैंक गया, बैंक से उसने जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो सुप्लायर को कॉल आई, 2 दिन के बाद सुप्लायर को कॉल आ गई कि भाई ये जो चेक दे के गए हो, ये चेक सही नहीं है, इसमें सिग्नेचर नहीं है, पैसे नहीं है, या ऐसा कोई सीन है। ठीक है, सुप्लायर ने हमें कॉल की और एक लानत भेजी अच्छी वाली कि भाई एक तो उधार सामान ले गए, ऊपर से पैसे भी नहीं दे के गए टाइम पे, जो दे के गए वो चले ही नहीं है। ठीक है, तो डिसऑनर चेक रिसीव का सीन क्या होता है कि आप सुप्लायर को पैसे देते हो, जैसे ही पैसे दिया कैश बुक से एंट्री खत्म कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया होगा, पैसे क्रेडिट कर दिए। ठीक है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटे, आपके पास वो चेक वापस आ गया। अब उस एंट्री को खत्म करना है, तो आपने पहले उस एंट्री को क्या हुआ, क्रेडिट किया हुआ था, तो अब उसको खत्म करना है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कहां पर डेबिट करेंगे, बैंक लेजर में। तो डिसऑनर चेक इशूड, ये आपके बैंक में डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे कटे नहीं है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन हुई थी तो आपने इसको क्रेडिट किया था, लेकिन वो एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं, चेक बाउंस हो गया, चेक वापस आ गया, तो इसको आप डेबिट कर देते हो। तो जी यही चीजें हैं टोटल जो आपके बैंक में आती हैं। ठीक है, आपके बैंक लेजर में आती हैं। आप क्या करते हो, इसके बाद अकाउंट क्लोज कर देते हो। ठीक है जी, और ये यहां पर जो आपके पास बैलेंस बचता है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एडजस्टेड बैलेंस होता है। क्यों एडजस्टेड बैलेंस होता है, सिर्फ 5 मिनट रुकना, जैसे हम ये समझेंगे आपको पता चल जाएगा ये एडजस्टेड बैलेंस क्यों है। आइटम्स, अब वो चीजें पड़ती हैं, यहां पर भी गलती हुई है। आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन कैश बुक बट नॉट इन बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि आपकी चेक बुक में शो हो रही हैं, आप सॉरी कैश बुक में शो हो रही हैं, बट वो आपके बैंक में शो नहीं हो रही, उनमें सबसे पहली जो कॉमन चीज आती है उसे हम बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये आपके कैश बुक में तो आपकी एंट्री हुई हुई है, बट बैंक में इसकी एंट्री नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुआ ऐसा, देखो इसमें भी थोड़ी सी स्टोरी है, थोड़ी स्टोरी सुनना। आप जाते हो, बिजनेस जाता है, चेक अपने सुप्लायर को देता है। बिजनेस गया जी 30 जून को सुप्लायर के पास, सुप्लायर किसी वजह से नहीं जा सका बैंक। ठीक है, अब बिजनेस ने जैसे ही सुप्लायर को ये चेक दिया, उसने 30 जून को रिकॉर्ड कर लिया होगा कि पैसे चले गए मेरे अकाउंट से। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि जो आपका सुप्लायर है वो 3-4 दिन के बाद 4 जुलाई को गया है बैंक। आपने उसको चेक कब दिया, 30 जून को, एंट्री कर ली होगी 30 जून को कैश बुक में, बट बैंक में वो एंट्री कब शो हो रही है, 4 जुलाई में, और उसने 4 जुलाई के जाके कैश करवा लिया। अब मसला क्या है, मसला ये है कि 30 जून को आपने एंट्री की हुई है कि आपके अकाउंट में कैश बुक में शो हो रहा है कि 30 जून को पैसे गए हैं, हालांकि सप्लायर के अकाउंट में कब शो हो रहा होगा, और जो आपके बैंक स्टेटमेंट में कहाँ शो हो रहा होगा, वो शो हो रहा होगा कि 4 जुलाई को गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस 4 जुलाई वाली ट्रांजेक्शन को खत्म करके वापस 30 जून में लेके आना है। ठीक है, अब देखो जो आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं ये डिडक्शन होती है, अनप्रेजेंटेड चेक्स डिडक्शन होती है। तो बैंक में जब भी पैसे कटते हैं तो क्या होता है, पैसे डेबिट होते हैं, क्योंकि बैंक हमसे उल्टा सोचता है। तो अनप्रेजेंटेड चेक ये आपके डेबिट होते हैं, क्योंकि डेबिट होने का मतलब पैसे कटते हैं बैंक से। ठीक है, दूसरी चीज अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, इसको बोलते हैं डिपॉजिट नॉट क्रेडिट, इसका दोनों का मतलब एक ही होता है, डिपॉजिट नॉट क्रेडिट या अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स। अब अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स क्या है, कस्टमर आया, कस्टमर ने आके हमें चेक दे दिया, 30 जून को कस्टमर ने चेक दे दिया, हमने क्या किया, हमने उसी टाइम रिकॉर्ड कर लिया 30 जून में कि भाई 30 जून को पैसे आ गए कंपनी में। लेकिन हम किसी वजह से बैंक नहीं जा सके, 3-4 दिन डिले हो गए, तो 4 जुलाई को बैंक गए और कैश करवा लिया। अब हुआ क्या, कैश बुक में शो हो रहा है कि 30 जून को एंट्री हुई है, पैसे आ गए हैं, जबकि बैंक में शो हो रहा है कि 4 जुलाई को पैसे आए हैं।
कैश बुक में शो हो रहा है कि 30 जून को पैसे आए हैं, जबकि बैंक में शो हो रहा है कि 4 जुलाई को पैसे आए हैं। तो हमें इस 4 जुलाई में जो पैसे आए हैं इसको खत्म करके 30 जून में वापस लेके आना है, इस महीने की ट्रांजेक्शन में वापस लेके आना है। तो ये आपके जो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स होते हैं, इसका मतलब होता है आपके पास पैसे आए हैं। तो बैंक में जब भी पैसे आते हैं तो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट आपकी क्रेडिट साइड पे आती हैं। ठीक है, आपके पास पैसे आएंगे, आपने अगले महीने की ट्रांजेक्शन खत्म करके इस महीने में लेके आनी है। अच्छा, थर्ड चीज होती है जी बैंक एरर। अब बैंक एरर क्या होता है? दिस इज ड्यू टू बैंक सो करेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक की वजह से है तो इस वजह से हमने इसको बैंक स्टेटमेंट, हम इसका कैश बुक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब बैंक एरर हुआ क्या? कभी कभार ऐसा होता है कि किसी और कस्टमर के पैसे कटने होते हैं और वो आपके अकाउंट से काट लेता है। किसी और कस्टमर के अकाउंट से पैसे कटने थे और उसने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, तो हुआ क्या होगा? किसी और कस्टमर के पैसे थे, उसने आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए। अब उसको सही करना है, तो सही किस तरह करोगे? आप उसको क्रेडिट कर दो, ट्रांजेक्शन बराबर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो बैंक का एरर था, तो इसको बैंक में एडजस्ट करना है। इसी तरह दूसरा केस होता है कि आपके पैसे थे, आपके अकाउंट में पैसे आने थे, आपके अकाउंट में पैसे आने थे, उसने किसी और के अकाउंट में डाल दिए। तो आप अब एडजस्टमेंट करनी हो तो क्या करोगे? आप अपने अकाउंट में पैसे डाल लोगे, ठीक है, क्रेडिट कर दोगे। थर्ड चीज, ये बात ध्यान से सुनना, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसे आने थे, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने थे, उसने क्या कर दिया? गलती से बैंक ने डेबिट कर दिया, यानी कि आने थे 30 रुपए, आने थे 30 रुपए उल्टे काट लिए। 30 रुपए आने थे बैंक में, उल्टे 30 रुपए काट लिए बैंक ने। तो अब एडजस्टमेंट करनी है, अब इसको सही करना है, तो कैसे करोगे सही? क्या 30 रुपए ऐड कर दोगे? देखो, आपके अकाउंट में 30 रुपए आने थे, आपने 30 रुपए काट दिए। अब अगर सिर्फ 30 रुपए से एडजस्टमेंट करोगे तो ये तो सिर्फ कटे वाले खत्म हुए, अभी आने वाले 30 रुपए तो हुए ही नहीं एडजस्ट। तो जब भी आपके ही अकाउंट में डबल ट्रांजेक्शन हो, यानी कि डेबिट होना, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने थे, आपने डेबिट कर दिए, तो हमेशा डबल अमाउंट से एंट्री होगी। जब आपके ही अकाउंट से एंट्री, ये बात गौर से सुन लो, जब आपके ही अकाउंट में एंट्री डबल डबल होती है, जैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी थी डेबिट होगी, आपके अकाउंट में डेबिट होनी थी क्रेडिट होगी, तो हमेशा डबल अमाउंट से रिवर्स करते हैं उसको। जैसे आपके अकाउंट में 30 रुपए आने थे, आपके अकाउंट से 30 रुपए कट गए, तो आपको अब किस अमाउंट से एंट्री करनी है? 60 रुपए से दोबारा ऐड करने हैं, ताकि 30 रुपए जो कटे वाले खत्म हो जाए और 30 रुपए ऐड भी हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से डबल अमाउंट से एंट्री होती है। तो ये बैंक एरर किसी भी तरफ हो सकता है उसने आपके काटने थे, ऐड कर दिए, ऐड करने थे, काटने थे, तो ये हर बार हर सिचुएशन के हिसाब से होता है। अब लास्ट चीज एक और सुनो, अब इसमें क्या है? ओपनिंग बैलेंस। अब बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर तो बैंक लेजर में जो ओपनिंग बैलेंस होता है, अगर तो पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। और इसी तरह अगर बैंक स्टेटमेंट में पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हो तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, आपके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट शो हो रहा है, ठीक है, पैसे हैं अकाउंट में। इसी तरह अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, अगर हो ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक लेजर में ओवरड्राफ्ट हो तो उसको क्रेडिट कहते हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट हो तो उसको बोलते हैं डेबिट। ठीक है जी, एंड ऑफ द मंथ क्या होता है? आप इस अकाउंट को क्लोज कर देते हो। अब लास्ट चीज, इसका बैलेंस आ जाता है आपके पास। अब एक बात याद रखनी है, हमने पहले ही बात की थी कि आपके बीआरएस का मकसद क्या होगा कि आपके बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और बैंक लेजर का बैलेंस दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बैंक स्टेटमेंट का, वो इस बैंक लेजर के बराबर होगा, यानी कि यहां पर अगर -1000 रुपए पड़े हुए हैं तो यहां पर भी -1000 ही आ रहा होगा बैलेंस। अगर यहां पर +2000 का बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, तो यहां पर भी +2000 का ही क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, अब हम काफी सारे सवाल करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम 4 सिनेरियो पढ़ेंगे, वो 4 सिनेरियो से बाहर आपको पेपर नहीं आएगा। ठीक है, 4 सिनेरियो अगर आपको समझ आ गए, उसके हम सवाल भी करेंगे साथ साथ, तो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। और ये बहुत ईजी टॉपिक है अगर आप इसको समझ के कर लो तो। पहला सिनेरियो, अब देखो एक बात सुनो, जब आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट आती है वो कब आती है? मंथ एंड के ऊपर। आपके पास बैंक स्टेटमेंट कब आती है? मंथ एंड के ऊपर। ठीक है, तो वो आपका बैलेंस शो करा रही होती है, आपका क्लोजिंग बैलेंस ये है, आपका बैलेंस ये है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो अब उसको ठीक करना है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम यही एज्यूम करते हैं आपके बीआरएस बनाते वक्त कि ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, जैसे फर्ज करो उसने कहा इस बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 1000 रुपए था, तो हम उसको क्या एज्यूम करके चलेंगे कि बैंक का अब एडजस्टमेंट करने लगे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस 1000 रुपए, उसमें ये वाली सारी एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखो, जो सवाल में जो बैलेंस दिया होगा
वो आपका अनएडजस्टेड बैलेंस होगा। ठीक है, उसने बताया होगा अनएडजस्टेड बैलेंस करेक्ट बैलेंस होगा तब भी बताया होगा, अनएडजस्टेड बैलेंस होगा तो तब भी बताया होगा। आपको बैंक लेजर के या कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस से आपको कैश बुक के एडजस्टेड बैलेंस पर जाना है। पहला सिनेरियो होता है कि आपको बैंक लेजर के या कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस से एडजस्टेड बैलेंस की तरफ जाना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, इसके 3-4 सवाल करते समझ आ जाएगी कैसे होता है। पहला सवाल, सवाल है जी, प्रोफेसर बैंक लेजर इज अ डेबिट 3200। प्रोफेसर का बैंक लेजर शो कर रहा है कि डेबिट बैलेंस है उसके पास 3200 विच वॉज नॉट मैचिंग विद द बैंक स्टेटमेंट, जो कि बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा। फॉलोइंग आइटम्स आर फाउंड, कुछ ये चीजें मिली हैं। बैंक चार्जेस मिले हैं 700 के, दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक लेजर, जो कि बैंक लेजर में रिकॉर्डेड नहीं है। डायरेक्ट डेबिट है 300 जो कि रिकॉर्डेड नहीं है। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 450 के। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स है 100 रुपीज की। डिसऑनर चेक रिसीव है, डिसऑनर चेक रिसीव है 320 के। अच्छा, बताना क्या है, व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑन द बैंक लेजर आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट। मैंने कहा था ना आपको, उसने क्या किया है, बैंक का अनएडजस्टेड बैलेंस दे दिया, बैंक लेजर का बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक लेजर का अनएडजस्टेड बैलेंस दे दिया। आपको एडजस्टेड बैलेंस बताना है। जब भी बीआरएस का सवाल आए दोनों टी अकाउंट्स बना लिया करो। ये टी अकाउंट है बैंक स्टेटमेंट का और ये है जी बैंक लेजर का। ठीक है, जब भी सवाल है तो आपके पास बैंक लेजर का बैलेंस, उसने कहा था बैंक लेजर का बैलेंस कितना है 3200 डेबिट बैलेंस है, तो 3200 आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 3200। अब इसमें क्या क्या चीज, बैंक में जो एडजस्टमेंट होती है, बैंक चार्जेस होते हैं, कितने के हैं 700 के, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह डायरेक्ट डेबिट है 300 की, डायरेक्ट डेबिट 300 की। अनप्रेजेंटेड चेक्स कहां पे आते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये यूपीसी लिखा है। ठीक है, तो 450 के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। इसी तरह अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितने की हैं 100 की हैं। जो चीज स्ट्रक्चर बना दिया बस उसी पे रहना। डिसऑनर चेक रिसीव, डिसऑनर चेक रिसीव कितना है जी 230 का। अब आपको क्या बताना है, व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आपको बताना है ये वाला क्लोजिंग बैलेंस, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस बताना है। अनएडजस्टेड उसने आपको दिया हुआ था, आपने बस एडजस्टेड बैलेंस बता देना है। ठीक है, तो करो सॉल्व करो इसको। आपके पास प्लस में 3200 रुपीज थे, -700 हुआ, -300 हुआ, -230 हुआ, तो बैलेंस क्या बच गया 1970। आपका बैलेंस क्या बच गया 1970 रुपीज पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, और पॉजिटिव बैलेंस को आपके कैश बुक में क्या कहा जाता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, आपके पास 1970 का डेबिट बैलेंस बच गया। अब ये जो दो ट्रांजेक्शन थी, इन ट्रांजेक्शन का कोई काम ही नहीं था। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन बस आपको ऐसे ही बदल करने के लिए दिए, आपका काम तो यहीं तक खत्म हो गया। आपको एडजस्टेड बैलेंस निकालना था, आपने निकाल लिया। एक और सवाल करते हैं, वो कह रहे जी बर्लिन बैंक लेजर बैलेंस इज क्रेडिट 1200। बर्लिन का बैंक लेजर का बैलेंस यानी कि कैश बुक का बैलेंस 1200 क्रेडिट आ रहा है, विच वॉज नॉट मैजिक विद द बैंक स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज फाउंड। फॉलोइंग आइटम फाउंड हुई है, बैंक चार्जेस हैं 300 के, डायरेक्ट डेबिट है 150 का, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं, डिसऑनर चेक रिसीव है 100 का। व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑन द बैंक लेजर आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट करने के बाद बैंक के ऊपर करेक्ट बैलेंस क्या बचता है। तो दो, जब भी सवाल है बीआरएस का, दो टी अकाउंट बना लो, दो टी अकाउंट बना लो। पहला टी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट का, और ये वाला टी अकाउंट आपका बैंक लेजर का। अच्छा, बैंक लेजर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था 1200 ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद बैंक चार्जेस थे, बैंक बीसी बैंक चार्जेस कितने 300 के, डायरेक्ट डेबिट है 150 का, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 350 के, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट है आपके पास कितने की 650 की, और आपके पास डिसऑनर चेक रिसीव है आपके पास कितने का 100 रुपीज का। तो आपको बताना क्या, आपको बताना है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द बैंक, सॉरी एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द
बैंक लेजर, तो ये वाला बैलेंस आपको बताना है, क्लोजिंग बैलेंस बताना है। ओपनिंग बैलेंस उसने आपको दिया था, अनएडजस्टेड था, इससे एडजस्टेड की तरफ आ रहे हैं, तो आपकी ये ट्रांजेक्शन का तो काम ही नहीं है, ठीक है, इन दोनों का कोई काम नहीं है, तो इन दोनों को खत्म करो, क्रॉस मारो। अब बैलेंस है माइनस में, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 1200, माइनस 1200 माइनस 300 माइनस 150 माइनस 100, तो बैलेंस कितना आ गया 1750, नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव 1750, ठीक है जी, नेगेटिव 1750। अब एक बात देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो दोनों का बराबर होता है, तो अगर इस जगह पे आपका प्लस 1970 था ना, आपको एक साइड का पता चल गया, तो दूसरी साइड का मतलब सेम है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दोनों के सेम होते हैं, ठीक है, 1970, इसका भी 1750 है, तो इसका भी 1750 आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन हमारा इसका काम नहीं है अभी तक, ठीक है, तो हमारा काम यही तक हो गया, माइनस 1750 आपका बैलेंस आ गया। थर्ड क्वेश्चन, Tokyo bank ledger closing balance was debit 5900 which was not matching with the bank statement. टोक्यो का बैंक लेजर का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट बैलेंस 5900, बैंक चार्जेस मिले हैं 1300 के, डायरेक्ट डेबिट मिला है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, डिसऑनर चेक रिसीव, व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑन हिज बैंक स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट्स। जब भी सवाल आए दो अकाउंट बना लो, एक बैंक स्टेटमेंट, दूसरा बैंक लेजर। अब ये उसने क्लोजिंग बैलेंस, देखो मैंने कहा था क्लोजिंग बैलेंस आपको सवाल में मोस्टली वो क्लोजिंग बैलेंस बताता है, जिसका मतलब ओपनिंग बैलेंस ही है, ठीक है, परेशान नहीं होना इससे। तो क्लोजिंग बैंक लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि स्टेटमेंट में जो बैलेंस हो रहा है वो तो क्लोजिंग है ना, हम तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें उसको ओपनिंग लिखना पड़ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना आ रहा है, डेबिट बैलेंस ऑफ कितना 5900, तो हम इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारा 5900 डेबिट आ रहा है, ठीक है, बैंक लेजर में डेबिट। अच्छा, बैंक चार्जेस कितने हैं 1300, डायरेक्ट डेबिट कितना है 750, अन अच्छा ये अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके इस साइड पे आते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं 400 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितनी है 500 की, और आपका डिसऑनर चेक रिसीव कितने का है 350 का। अब आपको क्या बताना है, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, तो सवाल करो सॉल्व। मैंने किया जी ये सॉल्व, मैंने लिखा जी 5900, मेरे पास पॉजिटिव प्लस 5900 था, माइनस 1300 हो गया, माइनस 750 हो गया, माइनस 350 हो गया, तो मेरे पास बैलेंस बचा 3500। तो इस बैलेंस को क्या मैं बोलूंगा, दिस इज एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक लेजर। बट एक बात याद रखो, उसने सवाल में क्या पूछा है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताओ, तो 200 बार बता दिया है कि ये जो बैलेंस होता है इस बैलेंस के बराबर होता है, तो एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट दोनों का सेम होता है, एडजस्टेड बैलेंस दोनों का सेम होता है 3500। अगर यहाँ का बैलेंस सेम है, यहाँ भी 3500 है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव 3500 बैलेंस बचा है, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। उसने आपको ये थोड़ा सा ये बात ट्रिकी थी कि आपको उसने क्लोजिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछा, उसने कहा बैंक लेजर नहीं पूछा, उसने बैंक स्टेटमेंट, लेकिन दोनों का बैलेंस सेम होता है, ठीक है, जो यहाँ का बैलेंस आएगा वो भी वही यहाँ का बैलेंस होगा, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, नायरोबी बैंक लेजर शोज अ बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ 7200, नायरोबी का बैंक लेजर शो कर रहा है 7200 का, विच वाज नॉट मैचिंग विद दिस बैंक स्टेटमेंट, जो कि उसके बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच ही नहीं कर रहा। फॉलोइंग आइटम फाउंड, बैंक चार्जेस 3300 के रिकॉर्ड नहीं किए हुए, बैंक डेबिट डायरेक्ट डेबिट 900 के हैं, चेक और 300 के हैं, जो कि चेक सेंड टू सप्लायर बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब एक बात याद रखो, सप्लायर को चेक भेजा है बट अभी तक सप्लायर ने प्रेजेंट नहीं किया, तो इसको क्या बोलते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, इसको क्या बोलते हैं, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स 800 की है। डिसऑनर चेक इशूड, अब ये डिसऑनर चेक इशूड है, नॉट रिसीव्ड है, 1250 का है। व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट। जब भी सवाल आए ना बैंक लेजर का, दो अकाउंट खोल लो, ये बैंक स्टेटमेंट का है, ये बैंक लेजर है, ठीक है। ओपनिंग, अब ओपनिंग बैलेंस किस चीज का दिया हुआ है, बैंक लेजर का, तो डेबिट बैलेंस है 7200 का ओपनिंग बैलेंस, डायरेक्ट डेबिट है कितने का, सॉरी पहले बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं कितने 3300 के, डायरेक्ट डेबिट है आपका कितना 900 का, चेक ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं आपके कितने के, अनप्रेजेंटेड चेक्स 300 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं, डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड जिसे बोलते हैं, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितने की हैं 800 की हैं, और आपके पास डिसऑनर चेक इशूड है, तो डिसऑनर चेक इशू इस साइड पे आता था, डिसऑनर चेक इशूड कितने का 250 का, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो,
मैंने किया जी, जिस साइड का बैलेंस देगा वहीं से क्लोजिंग निकलेगा। 7200 पॉजिटिव में था, माइनस 3300 हो गया, माइनस 900 हो गया, तो और प्लस हो गया 250, ये 250 प्लस होगा, ठीक है। तो 3250 आपका पॉजिटिव बैलेंस आया, 3250। दिस इज योर एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक लेजर। लेकिन उससे आपको क्या पूछा है, बैंक स्टेटमेंट। तो यही बैलेंस तो इसका होता है, बैंक स्टेटमेंट का भी एडजस्टेड यही होता है ना, 3250 दोनों का बैलेंस सेम होता है, ठीक है। तो प्लस 3250 प्लस 3250 एक ही बात होती है। अब एक बात याद रखनी है, यहां पे इस प्लस 3250 क्या बोला जाता है, बैंक लेजर का डेबिट बैलेंस। लेकिन यहां पर प्लस 3250 क्या बोला जाएगा, बैंक लेजर का क्रेडिट बैलेंस। बैंक में जो पॉजिटिव बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो 3250 अगर उसने पूछा ना डबल, या आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताओ, तो उसने आपको क्या बोलना है, डायरेक्ट आपको 3250 का डेबिट बैलेंस बोलना है या क्रेडिट बैलेंस बोलना है, क्रेडिट बैलेंस बोलना है, ठीक है। तो 3250 का क्रेडिट बैलेंस। अब ये तो हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरे सिनेरियो में क्या करना है आपको, ओपनिंग बैलेंस, ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है इसको बोलते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस बैंक का दिया होगा, बैंक स्टेटमेंट का दिया होगा, आपको एडजस्टेड बैलेंस निकालना है बैंक स्टेटमेंट का। अनएडजस्टेड बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है और बैंक स्टेटमेंट का ही एडजस्टेड बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बैलेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो आओ सवाल करते हैं इसके भी। दूसरा सिनेरियो, कुल Colonel Tamayo, bank statement shows a credit balance of 3200 which was not matching with his cash book, जो कि कैश बुक के साथ मैच नहीं कर रहा। फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन फाउंड, बैंक चार्जेस है 700 के, डायरेक्ट डेबिट 300 का, अनप्रेजेंटेड चेक्स 450 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स 100 के, डिसऑनर चेक रिसीव है जी 3250 का। व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट। बैंक का मैंने जब बीआरएच का कोई भी सवाल है, दो स्टेटमेंट्स बना लिया करो। ये बैंक स्टेटमेंट है, दिस इज बैंक लेजर। और सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट, ये बैलेंस किस चीज का है, बैंक स्टेटमेंट का। तो क्रेडिट बैलेंस 3200, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब 3200 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 3200, बैंक चार्जेस 700 के, डायरेक्ट डेबिट 300 का, अनप्रेजेंटेड चेक्स 450 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितने की हैं, 100 की, और डिसऑनर चेक रिसीव है, डिसऑनर चेक रिसीव कितने का है, 230 का। तो बैलेंस बराबर कर लो। अच्छा, अब आपको बताना क्या है, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये वाला बैलेंस बताना है, एडजस्टेड बैलेंस बताना है। 3200 प्लस, अच्छा प्लस 100। अब देखो ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये ऐड होंगे, ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये भी पॉजिटिव बैलेंस है। तो 3200 प्लस 100, 3200 प्लस 100 माइनस 450, तो 2850 आपका पॉजिटिव बैलेंस आता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट 2850, ठीक है। 2850 आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो इन सारी चीजों का कोई मकसद नहीं था, हमें सिर्फ यहीं तक रहना था, ठीक है। अच्छा जी, लिस्बन बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1200 व्हिच वाज नॉट मैच विद द बैंक कैश बुक, बैंक लेजर 300, डायरेक्ट डेबिट 150, अनप्रेजेंटेड चेक 350 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट 600 की। बैंक हैड मेड एन एरर, ये एरर का पहला सवाल है। बैंक हैड मेड एन एरर एंड डिडक्टेड 40 इंस्टेड ऑफ अनदर कस्टमर, किसी और बंदे के 40 रुपए काटने थे, उसने हमारे अकाउंट से काट दिए। तो हमारे अकाउंट से काट दिए तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, हमें जब भी बैंक स्टेटमेंट का सवाल है, दो दो ये बना लो टी अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेजर। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस किस साइड का दिया, बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है 1200, ओपनिंग बैलेंस। बैंक चार्जेस किस साइड के हैं जी, 300 के, डायरेक्ट डेबिट है जी 150 का, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक 350 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं कितने की, 650 के। अच्छा, बैंक ने एरर किया, देखो जब बैंक ने एरर किया तो उसने आपके 40 रुपए काट दिए होंगे। अब इस 40 रुपए को ठीक करना है, तो किसी और कस्टमर के थे ना, मैंने कहा जब तक आपके अकाउंट से डेबिट क्रेडिट नहीं होता तब तक डबल अमाउंट नहीं करनी, जब किसी और बंदे के है ना तो आपने हमेशा सिंगल अमाउंट ही रखनी है। तो किसी और बंदे के 40 रुपए आपके अकाउंट से उसने काट दिए, डेबिट कर दिए होंगे, तो आप इसको सही करने के लिए क्या कर दो, 40 रुपए अपने डेबिट कर दो एरर के नाम से, ठीक है। आपको कौन सा बैलेंस बताना है, ये वाला बैलेंस बताना है, तो इसका मतलब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, ठीक है। तो आपके पास बैंक में 1200 पॉजिटिव बैलेंस प्लस 650 और रुपए पैसे आ गए, और 40 रुपए और आ गए, और 350 रुपए निकल गए, तो 1540 रुपए 1540 रुपीज आपके
पॉजिटिव बैलेंस पड़ा है आपके बैंक में। ठीक है जी, तो बैंक स्टेटमेंट का ही हमें बैलेंस बताना था। आगे आ जाओ। Oslo's bank statement shows a closing balance of overdraft 5900 which do not match with his cash book. उसके बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग बैलेंस कितना शो हो रहा है? 5900 रुपीज का ओवरड्राफ्ट यानी कि डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। बैंक चार्जेस 1300 was not recorded, direct debit 750, unpresented checks 400, uncredited allowance 500. Bank had made an error and deducted 3500 instead of deposit. देखो ये सवाल है एरर का। उसने क्या किया, 35 रुपए आपके काट लिए इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट करने थे आपके अकाउंट में पैसे 35 रुपए ऐड करने थे यानी कि क्रेडिट करने थे, उसने आपके 35 रुपए डेबिट कर दिए बैंक स्टेटमेंट में से। ठीक है, तो हम सवाल करते हैं व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑन कैश बुक आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट। तो कैश बुक का करेक्ट बैलेंस क्या होता है? ये वाला, हमें यहाँ से बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो दिस इज बैंक लेजर, दिस इज बैंक स्टेटमेंट, और आपको ओपनिंग बैलेंस की साइड का दिया हुआ है 5900 ओवरड्राफ्ट, तो 5900 ओवरड्राफ्ट बैंक का। ठीक है, बैंक चार्जेस कितने हैं? 1300, डायरेक्ट डेबिट कितने हैं? 750, अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं? कितने हैं जी? 400, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितने हैं? 500। बैंक हैड मेड एन एरर 35 डिडक्ट इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट, उसने 35 रुपए आपके क्रेडिट करने थे, उसने क्या कर दिया? 35 रुपए आपके काट दिए, तो उसने काट दिया से कुछ और याद आ गया। अच्छा, तो 35 रुपीज उसने आपके क्रेडिट करने थे, उसने डेबिट कर दिए 35। तो अगर इसको एडजस्ट करना है तो डबल अमाउंट से, जब भी आपके अकाउंट में एरर होगा तो डबल अमाउंट से एंट्री होगी, तो 70 रुपीज ऐड हो जाएंगे एरर के। ठीक है, 35 प्लस 35 70, तो 5900 आपका नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है ना, तो माइनस 5900, उसमें से माइनस फिर 400 हो जाएंगे, माइनस 400 प्लस 500 प्लस 70, तो क्या बैलेंस आ गया? माइनस 5730। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बट सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो जो बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का होता है यही तो कैश बुक का बैलेंस होता है, तो कैश बुक में भी माइनस 5730 शो हो रहा होगा, माइनस 5730 बैलेंस शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। प्लेयरमोस बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस वाज डेबिट 7200 विच वाज नॉट मैचिंग विद हिज बैंक लेजर, जो कि उसके बैंक लेजर के साथ मैच नहीं कर रहा। बैंक चार्जेस ऑफ 300 वाज नॉट रिकॉर्डेड, कुछ आइटम्स मिली हैं उनमें बैंक चार्जेस हैं, डायरेक्ट डेबिट है 900 का जो कि रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, चेक ऑफ 300 सेंट टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं ये, डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड 800, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स हैं ये जी। बैंक हैज एक्सीडेंटली क्रेडिट 35 इंस्टेड ऑफ डेबिट, बैंक ने 35 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए इंस्टेड ऑफ डेबिट, यानी कि 35 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, आपने अकाउंट से काटने थे 35 रुपए, उल्टे आपके अकाउंट में डाल दिए 35 रुपए, 35 रुपीज आपके अकाउंट में ऐड कर दिए इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग, काटने की बजाय। तो व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट। तो बैंक लेजर का कोई भी सवाल है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेजर, ओपनिंग बैलेंस किस साइड का दिया है? 7200, तो डेबिट बैलेंस आप देखना, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, बैंक चार्जेस कितने हैं? 3300, डायरेक्ट डेबिट कितना है? 900, चेक सेंट अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं? 300 के, और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स 800 की, एंड बैंक। अच्छा ये देखो, अब इस एरर को किस तरह एडजस्ट करेंगे? बैंक हैज एक्सीडेंटली क्रेडिट 3500 इंस्टेड ऑफ डेबिट, उसने आपके अकाउंट से 35 रुपए काटने थे, उसने आपके अकाउंट से में 35 रुपए ऐड कर दिए। जब आपके ही अकाउंट से डबल एंट्री हो तो हमेशा उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपके अकाउंट में एरर हो तो उसको डबल अमाउंट से सही करते हैं, तो 70 रुपीज आप क्रेडिट कर दोगे। 70 से क्या होगा? पहले तो ये 35 जो ऐड हुए हैं ये कटेंगे, और फिर 35 नेगेटिव में बैलेंस चला जाएगा। ठीक है, तो बराबर कर लो जी, यही चीजें थी हमारे पास। अब करेक्ट बैलेंस किस चीज का बताना है? बैंक स्टेटमेंट का, ये वाला बैलेंस ही बताना है। तो 7200 ओवरड्राफ्ट है, तो माइनस 7200 माइनस 300 माइनस 70, ये इसके साथ माइनस ना लगाओ, बाद में कंफ्यूज हो जाएगी। अच्छा, माइनस 70 प्लस 800, तो 6770 आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। ठीक है, 6770 आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। अगर इसी को एडजस्ट करना हो तो अगर मैं कहूँ अगर आपको कैश बुक का बैलेंस बताओ तो यही बैलेंस 6770 आपका बैंक लेजर का बैलेंस होगा। ठीक है,
दो सिनेरियो होंगे, थर्ड सिनेरियो क्या है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, दो सिनेरियो हमने कर लिए हैं, थर्ड सिनेरियो आ जाओ। थर्ड सिनेरियो में क्या है, अनएडजस्टेड बैंक लेजर से अनएडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाना है। यानी कि इसका ओपनिंग बैलेंस या जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, बैंक का सॉरी बैंक लेजर का क्लोजिंग बैलेंस उसने आपको दिया होगा, आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। यानी कि जिस डेट पे आपको बैंक की रसीद मिली है, उस रसीद वाले दिन दोनों का बैलेंस क्या था, वो बैलेंस बताना है आपको। ठीक है, ये सारे एरर्स करने के लिए। अच्छा, अब देखो एक मेरी बात याद रखना, जिस साइड से हम चलेंगे, जिस साइड का ओपनिंग, जिस साइड का बैलेंस दिया होगा, उस साइड से बिल्कुल ठीक जाना है। यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिया डेबिट होगा, उसको उसमें से ये सारी चीजें क्रेडिट करके आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। बट जब इसको यहाँ पर शिफ्ट करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पहुंचना है ना, तो इसको यहाँ पर बैलेंस को शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बैलेंस आया, ये सारी चीजें रिवर्स होंगी, ये सारी चीजें रिवर्स होंगी। यानी कि अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स पहले ऐड होती थी, अब माइनस हो जाएंगी, और अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस होते थे, अब ऐड हो जाएंगे। कैसे होंगे, आज जो सवाल करते हैं समझ आ जाएगी ये कैसे हुआ। आपको एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करना है, तो जिस साइड से मूव कर रहे हैं वहां पर बैलेंस बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल चलता है वैसे ही चलना है। लेकिन जब दूसरी साइड पे जाओगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, आज जो सवाल करते हैं समझ आ जाएगी अभी। अच्छा, मनीला's बैंक लेजर shows a balance of closing balance debit 3200 which was not matching with his bank statement। उसका बैंक लेजर का बैलेंस दिखा रहा है और वो बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा। बैंक चार्जेस 700 के हैं, डायरेक्ट डेबिट 300 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स 450 की, अनप्रेजेंटेड चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स 450 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स 100 की, डिसऑनर चेक रिसीव 230 का। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अब देखो, जहां पर उसने कोई नहीं लिखा क्लोजिंग बैलेंस है, एडजस्टेड बैलेंस है, जहां पर ना लिखा हो ना एडजस्टेड बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस बताना है या क्लोजिंग बैलेंस बताना है, उसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस ही आपको बताना होगा। कैसे, दोनों स्टेटमेंट्स बनाओ, अभी समझ आ जाती है कैसे हुआ। ठीक है, दिस इज बैंक स्टेटमेंट एंड दिस इज बैंक लेजर। तो आपको बैंक लेजर का बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3200 डेबिट बैलेंस है। तो 3200 बैंक का तो सेम ही होता है ना, डेबिट बैलेंस। बैंक लेजर, बैंक चार्जेस 700, डायरेक्ट डेबिट कितना है 300, अनप्रेजेंटेड चेक्स, सारा डाटा लिख लेना पहले, अनप्रेजेंटेड चेक्स 450 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स 100 की, और डिसऑनर चेक रिसीव 230 का। और बैंक, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। यानी कि अब यहाँ पे या तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा होगा, या यहाँ पे बैलेंस आ रहा होगा। डेबिट बैलेंस आपके पास बैंक में अगर पैसे पड़े हुए तो क्रेडिट साइड पे आ रहे होंगे, ना पड़े हुए तो डेबिट साइड पे आ रहे होंगे। अब हमें किस साइड का बैलेंस दिया हुआ, बैंक लेजर से, हमने कहाँ पे जाना है, बैंक स्टेटमेंट में। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस ऊपर वाला बताना है। ठीक है, तो अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट बताना है। अब बैंक लेजर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 3200। 3200 नॉर्मल चलते हैं, 3200 बैलेंस पड़ा हुआ है, -700 -300 -230 कितना आ गया, 1970। 1970 यहां से आए ना सेम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, साइन सेम से 3200 में से ये सारी चीजें वैसे माइनस ही होती हैं। ठीक है, तो 1970 आ गया। अब इस 1970 को बैलेंस को यहां पर शिफ्ट करो, 1970 बैलेंस आ गया आपके पास, पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा होता है, अब इसमें ये ऐड होते हैं और ये लेस होते हैं, तो आपके पास आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। बट जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो रिवर्स वर्किंग में क्या होगा, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स लेस हो जाएंगी, अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड हो जाएंगे। तो सॉरी आपके पास 1970 पॉजिटिव में बैलेंस है। ठीक है, 1970 -100 प्लस 450, तो 2320 पॉजिटिव बैलेंस बचा है। तो इसका मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस बचा है 2320, ये आपका क्रेडिट बैलेंस बचा है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, 2320 आपके पास ओपनिंग बैलेंस बचा है। अब जब यहां से यहां मूव किया है, जब आप बैंक लेजर से इसके क्लोजिंग पर आए तो ठीक आए, जब अब यहां से गए ना वापस, तो यहां से साइन रिवर्स हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। वैसे नॉर्मली अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स ऐड होती हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस होते हैं। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, राकेल मरियो, बैंक लेजर शोज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट 1200, बैंक लेजर का 1200 आ रहा है, विच वाज नॉट मैचिंग विद दिस बैंक स्टेटमेंट। बैंक चार्जेस 300, डायरेक्ट डेबिट 150, अनप्रेजेंटेड चेक्स 350, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट 650, डिसऑनर चेक्स रिसीव 100। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताना है, दोनों अकाउंट्स बना लो, दिस इज बैंक लेजर, सॉरी बैंक स्टेटमेंट, एंड दिस इज बैंक लेजर। ओपनिंग बैलेंस किस साइड का दिया है, बैंक लेजर का, कितना, क्रेडिट 1200, बैंक चार्जेस 300, अनप्रेजेंटेड चेक्स नहीं, डायरेक्ट डेबिट भी है, डायरेक्ट डेबिट कितने हैं 150, अनप्रेजेंटेड
चेक्स कितने हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स 350 के हैं, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितने की हैं, 650 की हैं, और डिसऑनर चेक रिसीव कितने का है, 100 का। अब आपको उसने करेक्ट की बात नहीं की, यानी कि ये वाले बैलेंस नहीं बताने आपको, बैंक लेजर का उसने बता दिया है, यहां से आपको यहां पर जाना है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, इसके ओपनिंग बैलेंस पर जाना है। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 1200 क्रेडिट है, तो -1200 प्लस सॉरी -300 -150 और -100, तो -1750 आपका बैलेंस आ गया क्लोजिंग बैलेंस। यही क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट करो तो -1750 आएगा। अब यहाँ से रिवर्स जाना है, साइन भी उल्टे हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 350 -650, तो -20 माइनस में है ना, तो -2050 नेगेटिव बैलेंस आया। तो ये इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट कितना, 2050, ठीक है। थर्ड सिनेरियो भी कंप्लीट हो गया। अब आओ फोर्थ सिनेरियो पे, चौथा सिनेरियो भी बताया हुआ था आपको, अनएडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया होगा, आपको अनएडजस्टेड बैंक लेजर यानी कि वही क्लोजिंग बैलेंस जो हमें मिलते हैं उन पर जाना है। अब बैंक का दिया हुआ है, बैंक से आपको बैंक लेजर की तरफ जाना है, बैंक स्टेटमेंट से बैंक लेजर की तरफ जाना है। तो आओ सवाल करते हैं इसके भी, इसका भी सेम वही सीन है, जिस साइड से आओगे वहां से नॉर्मल वर्किंग है, जिस साइड का ओपनिंग बैलेंस दिया वहां से ओपनिंग नॉर्मल वर्किंग है, और जब दूसरी साइड पर बैलेंस जाएगा और रिवर्स वर्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो आओ सवाल करते हैं, दो समझ आ जाएगी अभी। Gandhia's bank statement shows a closing balance of overdraft 5900 5900 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो हो रहा है, which was not matching with his बैंक लेजर, जो कि बैंक लेजर के साथ मैच नहीं हो रहा। अब ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक चार्जेस 1300, डायरेक्ट डेबिट 750, अनप्रेजेंटेड चेक 400, अनकट लेजर 500, डिसऑनर चेक इशू। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन बैंक लेजर, बैंक लेजर का बैलेंस बताना है। तो जब भी बैंक स्टेटमेंट का सवाल आता है इस तरह आ जाओ, दिस इज योर बैंक स्टेटमेंट, दिस इज योर बैंक लेजर, और ओपनिंग बैलेंस किस साइड का दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट 5900, तो 5900 डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक चार्जेस कितने के हैं, 1300 के, डायरेक्ट डेबिट कितना है, 750 का, अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने के हैं, वेयर इज अनप्रेजेंटेड चेक्स 400, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स 500, डिसऑनर चेक इशूड कितने हैं 350, ठीक है। बराबर कर लो, सारी चीजें लिख ली। अब बताना क्या है, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, करेक्ट बैलेंस नहीं बताया, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस ही बताना होगा, या वो डेबिट साइड पे होगा या वो क्रेडिट साइड पे होगा। तो देखते हैं किस साइड का आता है बैलेंस। तो जिस साइड का ओपनिंग दिया वहीं से मूव करते होते हैं हमेशा, बैंक स्टेटमेंट से बैंक लेजर की तरफ जाना है, ठीक है। तो 5900 -5900 ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, -400 प्लस 500, तो -5800। अब यही बैलेंस उठा के यहाँ पे ले जाएं, तो यही -5800 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आपको रिवर्स जाना है, उल्टी कर देना साइन, यानी कि ये नेगेटिव होते हैं ना नॉर्मली, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, और ये लेस हो जाएगा, ठीक है, साइन उल्टे हो जाएंगे। तो +750 प्लस 1300 -350, तो 4100 नेगेटिव बैलेंस, तो 4100 ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। 4100 आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा। तो आंसर क्या है, 4100 ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक लेजर। Arturo Roman bank statement closing balance was debit 7200, which was not matching with the bank ledger. Following items found: bank charges 3300k, 900k direct debit, check of 300 sent to supplier but not presented, unpresented check, deposit not credited 800k, uncredited lodgements. Bank has accidentally credit 35 instead of debit. उसने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए इंस्टेड ऑफ निकालने के, 35 निकालने थे, उसने आपके 35 डाल दिए, तो एडजस्ट करेंगे हम। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑन दैट डेट, उसी डेट पे जिस दिन आपको क्लोजिंग बैलेंस मिला उस दिन बैंक का बैलेंस क्या था। तो एडजस्टेड नहीं बताना, इसका मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस ही बताना है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेजर। अच्छा, ओपनिंग किस साइड का दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का, तो दिस इज 7200 डेबिट बैलेंस, तो 7200 ओपनिंग बैलेंस, बैंक चार्जेस 3300, डायरेक्ट डेबिट 900, चेक अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने के हैं 300 के, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितने की हैं 800 की। बैंक हैज एक्सीडेंटली, अब देखो बैंक हैज एक्सीडेंटली क्रेडिट 3500 इंस्टेड ऑफ डेबिट, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो अब उसको डबल अमाउंट से डेबिट कर दो 70, ठीक है, सही करना है तो डबल अमाउंट से।
अब जिस साइड का बैलेंस दिया वहीं से मूव करेंगे, दूसरी साइड से तो मूव कर नहीं सकते, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से वापस जाएंगे, तो जब वापस जाएंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो -7200 -300 -70 + 800, तो -6770, यही बैलेंस उठा के यहाँ पे ले जाएंगे क्योंकि दोनों बैलेंस सेम होते हैं, -6770। अब यहाँ से रिवर्स जाना है तो साइन उल्टे हो जाएंगे, तो ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, +900 + 3300, तो फिर भी 2570 नेगेटिव ही बैलेंस आ रहा है, -2570 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है जी। तो दिस इज योर कंप्लीट BRS। काफ़ी सारे सवाल हमने कर लिए, आई होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने इसकी किट प्रैक्टिस करनी है, और जब आप किट प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में।